हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कृताक मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के शुरू होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में केवल आपके एमसीक्यूज ही नहीं है, उसके साथ साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, कंसिडर द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज हर एक पैरा से जिस 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 तरह से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया था कि कहीं से बीच से उठा के क्वेश्चन पूछे थे, तो हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे। ठीक है, हर पैरा से मिलेंगे चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनको मैं बता दूं कि मैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स 12th का, वो आप सबको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और हिस्ट्री के एमसीक्यूज, कंप्लीट मैप, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो एक बार चैनल को चेकआउट करना ना भूलें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो देखो, प्लानिंग कमीशन आज नीति आयोग जो जिसका नाम है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 2015 में नेम चेंज किया था गवर्नमेंट ने। तो उससे पहले प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं आप लोगों को बताना है। योर ऑप्शंस आर: ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी फाइनेंस मिनिस्टर, या डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो, अगर नीति आयोग का भी चेयरपर्सन पूछा जाए तो ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि नीति आयोग आ गया तो मतलब उसका चेयरपर्सन कोई और होगा। चेयरपर्सन इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और देखो, इसके साथ साथ एक और चीज जो कि एग्जाम में आ सकती है, वो ये है कि कौन से ईयर में सेटअप हुआ था। सो इट वाज सेटअप इन द ईयर 1950। और जितने भी आपके 5 ईयर प्लान्स थे, वो सभी आपके प्लानिंग कमीशन ने डिजाइन किए थे। मतलब किस तरह से नेशन की मतलब प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी नीति, ये सबको डिजाइन प्लानिंग कमीशन ने किया। 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन अ मार्केट इकोनॉमी ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। बी says in a capitalist economy goods are produced and distributed on the basis of purchasing power. C, in a socialist economy there is no private property and desires of individuals are not given importance. D कह रहा है Cuba is an example of capitalist country. तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा है तो यू शुड नो कि इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। बिकॉज क्यूबा कैपिटलिस्ट कंट्री का एग्जाम्पल नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्यूबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट कंट्री। और जितने आपने स्टेटमेंट देखे ए बी सी, दीज ऑल आर करेक्ट। तो एक तरह से आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो डैश स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। आपको बताना है वो क्या चीज है जो ये बताती है कि किसी भी नेशन या किसी कंट्री के जो रिसोर्सेज उन्हें किस तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक सर्वे, बी कैग रिपोर्ट, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, उनकी रिपोर्ट आती है, सी प्लान, डी बजट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव आएगा। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लान। प्लान एक तरह से यही होता है कि आप किस तरह से कंट्री के पास जितने रिसोर्सेज उन्हें किस तरह से एफिशिएंटली यूज में लाया जाए। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान्स वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बाद में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगी ये चीजें, कि जो 5 ईयर प्लान्स थे ये हमने सोवियत यूनियन, उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो जो आज के प्रेसिडेंट रशिया आप कह सकते हैं, वहां से हमने लिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का सी। Question number 5, fill in the blank with correct alternative. So dash is a long-term plan specified what is to be achieved over 20 years. So your options are A perspective plan, B long-term plan, C 20-year plan, या D 5-year plan. तो वो कौन सा प्लान है जो मतलब 20 years की प्लानिंग के बारे में बात करता है। लाइक 5 ईयर प्लान 5 ईयर के लिए होता है। आपको पता है 20 ईयर प्लान जो होता है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में हम क्या अचीव करने वाले हैं, उसे क्या टर्म कहते हैं। योर ऑप्शंस आर ए पर्सपेक्टिव प्लान। तो करेक्ट आंसर इसमें पर्सपेक्टिव प्लान होगा, बिकॉज 5 ईयर प्लान तो वैसे एलिमिनेट हो गया, तो बचा पर्सपेक्टिव प्लान। और लॉन्ग टर्म प्लान, 20 ईयर प्लान, ये नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। असर्शन स्टेटमेंट एक दी है आप लोगों को, असर्शन का मतलब स्टेटमेंट, कि जो 5 ईयर प्लान्स के गोल्स थे वो थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। और ध्यान रखिएगा ये कॉमन गोल्स थे। ठीक है, जैसे चाहे आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सब में ये गोल्स कॉमन रहे कि हमें हर एक 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना है, इक्विटी करनी है, मॉडर्नाइजेशन लाना है और ग्रोथ को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कॉमन गोल्स थे। अब आपसे रीजन दिया गया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण जितने भी प्लान्स थे 5 ईयर प्लान्स, उन सब में ये गोल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लाइक मतलब फॉर इंस्टेंस आप मान सकते हो कि अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने मॉडर्नाइजेशन को ज्यादा वो दी,
कि इंपॉर्टेंस हमने मॉडर्नाइजेशन को दी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इक्विटी को आपका इंपॉर्टेंस नहीं दे पाया। तो ये चीजें थी और आपको अब इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कि असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दोनों सही है और रीजन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब जो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो सिंपल ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है इसमें। आपका मतलब ट्रिक क्या रहेगी कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, ये देखो कि क्या वो दोनों ट्रू हैं, ठीक है। अगर वो ट्रू हैं तो फिर आप ये देखो कि जो रीजन दिया है क्या वो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लाइक इस वाले में देखो बहुत क्लोज है, बात प्लान्स की कर रहा है रीजन, बट करेक्ट नहीं होगा बिकॉज स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि 5 ईयर प्लान के गोल थे मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, बट रीजन कह रहा है कि लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम ये मतलब जितने भी आने वाले 5 ईयर प्लान हैं उन सब में इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए। तो क्लोज है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका स्टेटमेंट का, तो ऑप्शन होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। 7 पे आते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द करेक्ट वन। तो एक स्टेटमेंट आपको दी गई कि ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी to produce output of goods and services within the country. Okay, statement 2 says growth implies large stock of productive capital or large size of supporting services. तो आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आई होप यू आपको पता हो। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपकी, ठीक है। ग्रोथ आपका दोनों आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि या तो आपकी कंट्री की कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की बढ़ जाए, या फिर आपके पास प्रोडक्टिव कैपिटल का बहुत बड़ा स्टॉक हो, लाइक आपके पास मशीनरी हो, बिल्डिंग्स हो, आई मीन मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स हो और ह्यूमन रिसोर्सेज हो, तो ग्रोथ इसको भी रेफर करता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, वैसे आपको पता ही होगी कि गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज राइज इन जीडीपी। जीडीपी बढ़े विच मीन्स कि आपकी कंट्री की ग्रोथ अच्छी है। सो गाइस 8 पे आते हैं, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मेक्स अप द डैश ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको बताने की जो हर एक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर से एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो ये जो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म क्या है कि दे आर कॉल्ड द डैश ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंपोजिशन, बी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, सी ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन, या डी साइज ऑफ लेबर फोर्स इन अ कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर आपका होगा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ध्यान रखिएगा जितने भी अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। नाइन्थ इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो महालानोबिस, उम्मीद है आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जरूर सुना होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पीसी महालानोबिस इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। B. First 5 year plan was based on the ideas of Mahalanobis. C. He established Indian Statistical Institute in Calcutta. D. He started a journal named सांख्य। ठीक है, तो महालानोबिस एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे हमारी कंट्री के, और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी, बिकॉज ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो उनके आइडियाज पे बेस्ड नहीं था, इट वॉज रादर सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसमें मतलब आपके इंडस्ट्रीज को थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी गई कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ये सब चीजें आप देख सकते हो, लिखा मैंने मेंशन भी किया है। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हिज आइडियाज, तो बी इनकरेक्ट होगा बिकॉज बी कह रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान उनके आइडियाज पे बेस्ड था। क्वेश्चन 10 है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। तो दो स्टेटमेंट अगेन है कि सबसे पहला कह रहा है मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि आप नई नई मशीन लगा रहे हो ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज का। स्टेटमेंट 2 कह रहा है मॉडर्नाइजेशन का केवल एक ही मतलब होता है कि हम नई टेक्नोलॉजी को आपका यूज करें, ना कि हम सोशल आउटलुक में बदलाव लाएं। फॉर एग्जाम्पल मतलब हम महिलाओं को काम करने बाहर ना जाने दें, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग। तो देखो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 सही है, टू फॉल्स है, ठीक है, ये सही है, और जो आपका सेकंड वाला है ये गलत होगा। और वो गलत इसलिए होगा क्योंकि देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही नहीं होता कि आपने अपनी बिल्डिंग्स लगा दी आप खूब सारा प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका मतलब ये भी होता है कि आपने सोशल आउटलुक में भी बदलाव लाओ, कि आपको ये नहीं सोचना है कि महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करेंगी, वेमेन को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए बाहर जाके काम करने का, आपको अपने सोशल आउटलुक में भी परिवर्तन लाना है, तो उसी को आप मॉडर्नाइजेशन कहोगे। क्वेश्चन नंबर 11, assertion and reason। assertion गिवन है आपको, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ट्रू है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज वी नो जो पहले 7 5 ईयर प्लान्स थे उन्होंने सेल्फ रिलायंस में बहुत ज्यादा फोकस किया था।
रीजन की स्टेटमेंट देखो, सेल्फ रिलायंस मींस इंपोर्टिंग गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं होता कि आप वो गुड्स इंपोर्ट करो जो आप कंट्री में बना सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हीट और राइस अगर आप अपनी कंट्री में कल्टीवेट कर सकते हो तो उसे आप बाहर से मत मंगाओ। सेल्फ रिलायंस सिंपली मींस अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स व्हिच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ, कि अगर कोई गुड इंडिया में बन सकता है तो उसे अवॉइड करो कि आप इंपोर्ट करें। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कि असर्शन तो सही है बट आपका जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। अगेन असर्शन एंड रीजन। सो असर्शन कह रहा है सेल्फ रिलायंस वाज अ नेसेसिटी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। तो सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी था ताकि हम अपनी जो डिपेंडेंस थी फॉरेन कंट्रीज पे उसे कम कर सके, खासकर फूड ग्रेन्स के लिए। जैसा मैंने बताया कि हम फूड ग्रेन्स के लिए भी डिपेंडेंट थे। रीजन है कि इट वाज फियर्ड डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स वुड लीड टू इंटरफेरेंस इन पॉलिसीज बाय फॉरेन। तो ऐसा माना जाता था कि अगर हम सेल्फ रिलायंट नहीं बनेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम अनाज भी बाहर से मंगा रहे हैं तो बाहर की जो कंट्रीज होंगी हमारी कंट्री की पॉलिसी में भी इंटरफेयर करेंगी। अगर हम उन्हें उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमारा फूड ग्रेन की सप्लाई बंद कर देंगे, तो ऐसा डर था। तो आपको बताना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज असर्शन एंड रीजन सही है, ठीक है। और जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज सबसे पहला उसमें असर्शन ये बोला है कि सेल्फ रिलायंस जरूरी था कि हम अपनी डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पे कम कर दें फॉर फूड। और दूसरा रीजन उसका ये है कि हमें डर था कि अगर हम मतलब इंपोर्ट करते रहेंगे फूड ग्रेन्स को तो बाहर की जो कंट्रीज हमारी पॉलिसीज में भी इंटरफेयर करेंगी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। Question number 13. From the given alternatives, choose the correct one. So the first statement is equity means benefits of economic prosperity reach the poor sections as well as the rich. Statement 2, land ceiling was the policy to promote equity in agriculture. ठीक है, तो alternatives हैं, both statements are true, both are false. Statement 1 true, statement 2 false. या D, statement 2 is true and statement 1 is false. So आपको बताना है सही statement कौन सा है। देखो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बिकॉज इक्विटी का मतलब ये कि जितने भी गेन्स हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के, चाहे वो रिसोर्सेज में हो, वो सब इक्वली बंटने चाहिए बिटवीन पुअर सेक्शंस एज वेल एज रिच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच के यहाँ बिजली जा रही है पुअर के यहाँ नहीं जा रही है। और स्टेटमेंट 2 है कि लैंड सीलिंग वाज द पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर, जो कि सही है। लैंड सीलिंग अगर आप लोगों को नहीं पता तो लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि आप एक मतलब सीलिंग लगा दो कि इससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पास बहुत पैसा है, 1950s के दौर में आप हो, तो आप क्या करोगे कि आप बहुत सारे हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अपने नाम कर लोगे, अपना खरीदते जाओगे। तो आप खुद के पास इतनी सारी जमीन हो जाएगी कि और लोगों के लिए जो आपके नियर बाय उनके लिए नहीं बचेगी जमीन। तो लैंड सीलिंग इसलिए लाया गया जिससे एक मैक्सिमम साइज फिक्स कर दिया कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर है उससे ज्यादा आप ओन नहीं कर सकते, 5 हेक्टेयर से ज्यादा आप ओन नहीं कर सकते। तो एक तरह की सीलिंग लाई गई कि इससे ज्यादा, इस पॉइंट से ज्यादा आप मैक्सिमम लैंड इतनी ही ओन कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं ओन कर सकते हो, ठीक है। और ये इसलिए किया गया ताकि इक्विटी आए एग्रीकल्चर में, मतलब जो लैंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिवाइड हो। 14 क्वेश्चन है आप लोगों का, मैच द फॉलोइंग। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोटा की बात करी जा रही है, कोटा का मतलब क्या होता है, तो कोटा रेफर्स टू द स्पेसिफाई क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड, कि बाहर से अगर हमें इंपोर्ट करना है तो कोटा का मतलब सिंपल ये होता है कि वो जो गुड्स आप मंगा रहे हो उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर देगा कि इतने किलो ही मंगा सकते हो, या इतनी पेटी मंगा सकते हो, या फिर मतलब इतने कार्टन ही मंगा सकते हो। तो कोटास इसका मतलब होता है। और ठीक है, ये 1950 से 1990s के बीच में जो था ये कोटास टैरिफ्स ये सब थे। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी इस पे हैं। सब्सिडी का मतलब सिंपल मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, लाइक फॉर एग्जांपल सब्सिडीज दी जाती है किसानों को, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी गई 1950 और 90 के दौर में। इस बीच एचवाईवी सीड्स का मतलब सिंपल सी बात, सीड्स दैट गिव लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट। लाइक एक सिंपल सीड होती है और दूसरी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती हैं जो मतलब बहुत ज्यादा आउटपुट देती हैं, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी। फिफ्थ टैरिफ्स, टैरिफ्स का सिंपल मतलब टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कि सरकार ने टैक्स लगा दिया इंपोर्टेड गुड्स से जिसपे वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। उससे क्या होता था, ये बेसिकली जो स्ट्रैटेजी थी वो इसलिए अपनाई गई ताकि इंपोर्ट्स डिस्करेज किए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपको उस दौर में आप हैं 1950-90 के बीच पे, अगर आपको फ्रांस से कोई परफ्यूम मंगाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पर इतना टैक्स लगा देगी, इंपोर्ट आप कर रहे हो तो फिर आप अगली बार से मंगाना ही बंद कर दोगे। तो ये इसलिए किया गया ताकि इंपोर्ट कम से कम हो सके। और मैंने आंसर की दी है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ई, थर्ड का डी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए। Question 16. Identify the incorrect statement. So the first is equity in agriculture was fully served by abolition of intermediaries. B. In some areas, zamindars continued to own large areas of land. C. Landowners exploited the loopholes of legislation. जो कि बिल्कुल सही बात है, आज भी होता है। Even जो आपका rich class है, they generally exploit the loopholes. ठीक है। D. Land reforms were successful in Kerala and West Bengal. So the incorrect statement will be option A.
बिकॉज ध्यान रखिएगा इक्विटी जो थी एग्रीकल्चर में इट वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ट्राई किया उस टाइम के जो पॉलिसी मेकर्स थे कि मतलब इंटरमीडिएरीज जो हैं जमींदार हैं इनका जो एक तरह से रुतबा चल रहा है मतलब ये पूरा कंट्रोल कर रहे हैं इनको हटाया जाए। बट फिर भी वो पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही बिकॉज अगेन वही होता था क्योंकि लूप होल्स का फायदा उठाते थे बिकॉज उन्हें पता था कि कहाँ पर कमी है लेजिस्लेशन में, कभी वो कोर्ट चले जाएंगे स्टे ऑर्डर ले आएंगे तो उससे जो पॉलिसी थी वो आगे कभी नहीं बढ़ पाती थी। ठीक है, तो इतनी इफेक्टिव नहीं रही बिकॉज ऑफ द जमींदार्स हु एक्सप्लॉइटेड द लूप होल्स। क्वेश्चन 17 फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन है ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम एचवाईवी सीड्स व्हिच यू ऑल नो इज करेक्ट। कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये है आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करो अच्छे इरिगेशन के साथ अच्छे फर्टिलाइजर्स के साथ जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़े फूड ग्रेन्स का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका जो दो क्रॉप्स थी जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुई थी दे वर व्हीट एंड राइस। स्टेटमेंट टू यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स वाज यूनिवर्सल इन इंडिया। कि इंडिया के हर स्टेट में एचवाईवी सीड्स का यूज हो रहा था। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है तो देखो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल से हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे। पर स्टेटमेंट टू गलत इसलिए है बिकॉज एचवाईवी सीड्स का यूज यूनिवर्सल नहीं था। कुछ एफ्लुएंट स्टेट्स थे वही इसका यूज कर रहे थे। मैं अगर नाम बताऊं तो पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, दीज वर एफ्लुएंट स्टेट्स, मतलब इनके एग्रीकल्चर पहले से ही ठीक ठाक स्थिति में था तो इन्होंने एचवाईवी सीड्स का यूज अच्छा किया, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। बट बाकी स्टेट में यूनिवर्सल नहीं रहा, लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो स्टेट्स थे यहाँ एचवाईवी सीड्स का उतना यूज नहीं हो पाया तो भारत के हर स्टेट में यूनिवर्सल नहीं था। Question 18. Before the advent of Green Revolution in 1960s, India was primarily dependent on dash for the supply of food grains. तो आपको बताना है हम किस कंट्री पे डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए 1960s से पहले जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था। ऑप्शन है अमेरिका यूएसए, बी ब्रिटेन, सी मैक्सिको या डी यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है यूएसए। मैंने बताया था आप लोगों की हम यूएसए पे डिपेंडेंट थे और कैसे फिर सेल्फ रिलायंस को एक बहुत बड़ा गोल बनाया गया कि नहीं यार फूड ग्रेन्स में तो हमें खुद सेल्फ रिलायंस लानी ही है बिकॉज वी कांट डिपेंड ऑन अदर कंट्री। ओके, सो एक और चीज है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया उससे गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिला कि अब वो बफर स्टॉक रख सकते थे कि वो भी प्रोक्योर करने लगे फार्मर्स से कि अगर फॉर एग्जांपल कभी ड्राउट आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी कोई फेमाइन आ जाए किसी रीजन में तो वो उस टाइम काम आएगा कि बफर स्टॉक अभी हम जब आपका हार्वेस्टिंग सीजन है हम आपसे रख लेते हैं अपने स्टोरेजेस में, बाद में जब जरूरत पड़ी हम लोगों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एक और चीज जो मैंने अगेन बताई राइस एंड व्हीट वर बेनिफिटेड व्हेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। तो मेनली ये दो क्रॉप्स थी जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुई ग्रीन रेवोल्यूशन से। Question 19 dash is the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers after meeting their self consumption requirement। तो आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। देखो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो सरप्लस है, जैसे आप किसान हो आपने अपने खेत में जितनी भी आपने अनाज वगैरह फॉर एग्जांपल चावल उगाया तो आपने अपनी नीड आपने एक कट्टा अपने लिए रख लिया कि हाँ मेरा कंजम्पशन एक कट्टे का, मैं एक कट्टा चावल कंज्यूम करूंगा। उसके बाद जितना भी बचा आप मार्केट में बेच देते हो तो इट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, जो आपने मार्केट में बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन एंड रीजन अगेन। तो असर्शन इसमें दिया है आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज द रिच फार्मर्स, की स्मॉल फार्मर्स के साथ साथ आपके रिच फार्मर्स को भी बेनिफिट किया ग्रीन रेवोल्यूशन ने। रीजन सेज गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स टू स्मॉल फार्मर्स। नाउ यू हैव टू टेल व्हिच इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। योर ऑप्शंस आर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सबसे पहले हम सिंपली देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स को बेनिफिट किया था, वी नो दिस इज करेक्ट। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने स्मॉल फार्मर्स को लोन्स लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करे थे ताकि वो उस लेवल पे पहुंच सके जहां रिच फार्मर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रिच फार्मर कोई है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज हैं, उसके पास खूब जमीन है, खूब पैसा है, तो वो एचवाईवी सीड्स जब आई तो उसने उसे प्रोक्योर करना शुरू किया, उसने और ज्यादा प्रोडक्शन किया। बट स्मॉल फार्मर जिसपे इतने इनपुट्स नहीं है तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लो इंटरेस्ट रेट पे, और हम आपको फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज भी देंगे। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिकॉज असर्शन बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्मॉल और रिच फार्मर्स दोनों को बेनिफिट किया था। क्वेश्चन नंबर 21 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, स्टेटमेंट 1 कह रहा है सब्सिडीज डू नॉट ऐड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन, जो कि गलत है। सब्सिडीज डू ऐड फाइनेंशियल बर्डन।
लाइक अगर गवर्नमेंट किसी को भी कोई भी चीज सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर रही है तो वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है, वो गवर्नमेंट के खुद के अकाउंट में चले जाते हैं, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट पे बर्डन होता है। स्टेटमेंट टू, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि बिल्कुल सही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का सिंपल मतलब ये है कि आप जो गल्फ है बिटवीन रिच एंड पुअर, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच, उसको आप कम करो। ठीक है, अगर आप मैं आपको इससे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं तो अगर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज नहीं देती, बिल्कुल हटा लेती सब्सिडीज, तो हो सकता है ग्रीन जो स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे वो कभी यूज ही नहीं कर पाते एचवाईवी को, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, बिकॉज रिच, फिर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं देगी तो जो अमीर है वो अमीर बनता जाएगा, जो गरीब है वो गरीब बनता जाएगा। ओके, तो देखो इसमें डी ऑप्शन सही होगा कि स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, बिकॉज वी नो दे डू एट सब्सिडीज डू एट बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। Question number 22 from the given alternatives, choose the correct one. Assertion, proportion of GDP contributed by agriculture declined but not the population depending on it. Reason says industrial sector and service sector did not absorb the people working in agriculture sector. Now you have to tell कि given alternatives, given options में से कौन सा सही है. So the correct answer is option C. बोथ ए एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं। देखो इन क्वेश्चन मैंने बताया दोबारा कि सबसे पहले देखो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, पहले ट्रू फॉल्स चेक कर लो दोनों में, फिर ये देखो क्या रीजन ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सो इसमें रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके ए का। Question 23, policy of dash is based on the idea that cultivators will take more interest in increasing output if they are owners of the land। तो ये बहुत सिंपल है, इट इज सिंपली अ पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर, कि जो कल्टिवेट कर रहा है उसे हम लैंड दें ताकि उस पर इंसेंटिव हो, इंकरेज हो वो कि वो ज्यादा उस पर मेहनत करे और उससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। Question 24, private industries didn't took interest in direct participation in industrial development due to option A limited market size, B lack of capital, C lack of demand, D all of the above। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कारण थे जिस वजह से आपका प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो थी वो 1950 से 1990 के बीच में मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्योंकि मार्केट साइज बड़ा नहीं था, कैपिटल उतनी नहीं थी उस टाइम पे और डिमांड भी कम थी, तो ये सभी रीजंस थे, विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 25, पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी मीन्स, तो आपको बताना है एक पॉलिसी का जिक्र किया गया आपके चैप्टर में विच इज पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका है क्या, स्टेट जो है आपका 50% जो शेयर है वो इंडस्ट्रीज में रखे विच आर वाइटल फॉर द इकोनॉमी। और देखो इंडस्ट्रीज दैट आर वाइटल फॉर द इकोनॉमी की मैं बात करूं तो दे आर, चाहे आपका डिफेंस सेक्टर हो या फिर मतलब कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, तो ये सारे सेक्टर्स उसमें आते हैं जो कि मतलब देश के लिए बहुत, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। देखो कंट्रोलिंग द कमांडिंग है, कमांडिंग हाइट्स क्या होती है ना, कमांडिंग हाइट्स का सिंपल मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे डिफेंस, डिफेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो इसका ये पॉलिसी का मतलब है ये है कि स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए उन इंडस्ट्रीज पे दैट आर वाइटल फॉर द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। पहला, इट वाज अडॉप्टेड विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 year प्लान। थर्ड, इट क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 categories। फोर्थ, नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस obtained फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिफ्थ, एम ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। नाउ यू हैव टू टेल कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, इसमें आपके सभी स्टेटमेंट करेक्ट है और ध्यान रखना आईपीआर 1956 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ स्टेटमेंट। और एक सिंपल एडवाइस मैं और दे दूंगा कि इस वीडियो यानी इसमें जितने आपके ऑप्शंस है ना उनको भी अच्छे से पढ़ना, लाइक स्टेटमेंट जितनी दी है वो भी इस तरह की हैं कि उनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ये वीडियो कर लिया तो आई कैन गारंटी, अगर आपने मेरी सीरीज कर ली एमसीक्यू की स्पेशली ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, तो आई कैन गारंटी कि आपके 35 प्लस ही आएंगे 40 में से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन 27, 1955 कार्वे कमेटी विच इज ऑल्सो नोन एज विलेज एंड स्मॉल स्केल कमेटी। ध्यान रखिएगा कार्वे कमेटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब चांसेस हैं इसके, और वैसे सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। आप जब अपना एग्जाम देके आओगे ना आपको पता चलेगा कि जो जितने आपने क्वेश्चन अभी देखे यही कहीं से आपका क्वेश्चन उसमें आने वाला है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो क्या कार्वे कमेटी क्यों कंस्टिट्यूट की गई थी, क्यों बनाई गई थी? पहला है कि यूजिंग एसएसआई, एसएसआई मैंने यूज किया है एब्रिविएशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, सो यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज for rural development, B using SSI for urban development, C using large scale industries for development, या D both A and B। तो उसमें करेक्ट आंसर है आपका A using SSI for rural development। तो कार्वे कमेटी गवर्नमेंट ने 1955 में कंस्टिट्यूट करी थी।
और एसएसआई की मैं बात करूं तो दे आर मोर लेबर इंटेंसिव। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, कई बार होता है कि आप लोगों को लगता है कि करेक्ट ही पूछा होगा तो हम गलत कराते हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट कह रहा है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग फर्स्ट 7 प्लान्स आर इंप्रेसिव। सेकंड, देयर वाज राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी, ऑल्सो देयर वाज 6% ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और दिस पीरियड की बात करूं तो चैप्टर 1950 से लेकर 1990 के बीच की बात करता है, तो पीरियड रेफर्स टू 1950 टू 1990। थर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम डाइवर्सिफाइड, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप्ड। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज मतलब खुद के हमारे जो कंट्री में उभर के आए, खुद के कंट्री में डेवलप हुई। फोर्थ, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल हु डिड नॉट हैव लार्ज कैपिटल, विच इज ट्रू, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उतना कैपिटल नहीं चाहिए होता है। लाइक अगर आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना, आपको बहुत पैसा चाहिए, बट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए यू नीड ओनली फ्यू लैक्स। ओके, सो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। और नन ऑफ दीज इसलिए था बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था, ये सभी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ओके, तो स्टेटमेंट 1 सेज द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज्ड बाय इंडस्ट्रियल हाउसेस। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसा हमने बताया कि आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को एक प्रायर लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आप टॉफी बनाने की भी इंडस्ट्री शुरू कर रहे हो तो आपको 1950 1990 के बीच उसमें आपको भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। स्टेटमेंट 2, अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। तो अब देखो क्या था कि जो सबसे बड़ा झोल था ना वो ये था कि जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो लाइसेंस ले लेते थे, ये इसलिए नहीं कि वो नई फर्म वो स्टार्ट करेंगे, वो लाइसेंस उन्हें मिल जाता तो उसके वो काम चलते रहते हैं, हाँ हाँ अभी काम कर रहे हैं अपना नया फर्म स्टैब्लिश करते हैं, ऐसा बोला करते थे। वो इसलिए करते थे, उनको लाइसेंस मिल जाता था, वो कॉम्पिटिटर्स को लाइसेंस नहीं देना चाहते थे कि ताकि इससे, क्योंकि हमने लाइसेंस ले लिया और इससे क्या हो कि कॉम्पिटिटर्स नई फर्म स्टार्ट ना कर सकें। तो देखो फोकस यही नहीं था कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कंट्री का इंडस्ट्रियल ग्रोथ करें, फोकस ये था कि हम कॉम्पिटिटर को ना बढ़ने दें। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसयूज रहा गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखो करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये भी सही है, इंडस्ट्रियल हाउसेज ने मिसयूज किया था, जम के मिसयूज किया था। और जो सेकंड है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपना लाइसेंस ले लेगा नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 31, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन आपको दिया है कि मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हो, दे हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो रीजन सेज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जैसा हमने एक स्लाइड पहले ही बात की थी कि एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मतलब जो पॉपुलेशन थी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी वो डिक्लाइन नहीं हुई, जबकि होना क्या चाहिए था, जो एक आइडल स्टेट में होना चाहिए था कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कंट्रीब्यूट करता जा रहा है, फिर क्या हो कि एग्रीकल्चर जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूट करते रहे, बट जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो दूसरे सेक्टर्स में ट्रांजिशन करें, दूसरे सेक्टर्स में मूव करें, जो कि नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, एक 1 हेक्टेयर फील्ड में 1 kg राइस का प्रोडक्शन अगर फॉर से हो रहा है तो उसमें 5 लोग एम्प्लॉयड हैं, 5 लोग 1 किलो राइस बना रहे हैं। तो बाद ग्रीन रेवोल्यूशन कह लो या कुछ भी कह लो, 10 साल बाद भी उसमें 5 ही लोग लगे रहते थे, विच वॉज मोर देन रिक्वायर्ड, उनकी जरूरत नहीं थी, फिर भी वो लगे रहते थे, जिसे आपका एक टर्म कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट को, फिर ये देखिएगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, फिर देखना कि क्या जो रीजन है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दीज बोथ आर सेपरेट स्टेटमेंट्स, अलग स्टेटमेंट, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है। Question number 32, assertion and reason based question again. So assertion, the goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries yani zamindars in the post independent India. Reason, big landlords challenged the land ceiling legislation, delaying the implementation and subsequently escaping from the legislation. So option D, assertion is false because the goal of equitable distribution of land was not fully served by abolition of intermediaries. और जमींदार को भले ही आपने हटा लिया तो फिर वो क्या करते थे कि मतलब जो जमीन है, मतलब ये एक सीलिंग, लैंड सीलिंग आपने लगा दी कि इससे ज्यादा प्लैंड ओन नहीं कर सकते, तो वो क्या कर लेंगे, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पे, किसी रिश्तेदार के नाम पे जमीन कर लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाया, और दिस वाज नॉट फुली सर्व्ड, मतलब जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, टिलर्स के पास भी लैंड जाए, इट वाज नॉट फुली सर्व्ड। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट है कि असर्शन तो गलत है बट रीजन जो है वो सही है।
Question number 33, assertion and reason. Assertion says competition from imports forces our producers to be more efficient. Reason, due to restriction on imports, Indian consumers were free to purchase the commodities they wished for. सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या ट्रू है। तो देखो यार ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि इंपोर्ट्स अगर आ रहे हैं हमारी कंट्री में पॉपुलर हो रहे हैं तो यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होंगे वो भी सोचेंगे कि यार हम जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं इनसे आगे निकल जाए। कोई फॉरेन का प्रोडक्ट है तो हम भी कोई ऐसी नई इनोवेशन लाते हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज मार्केट में लाते हैं जो और चले, तो एफिशिएंट बनाने में फोर्स करता है। रीजन, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स इंडियंस कंज्यूमर विश वर फ्री। देखो फ्री नहीं थे, इंपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन था उस टाइम पे 1950 से 1990 के बीच में कि बाहर से आप लोग प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते, मंगाओगे भी तो उस पर टैरिफ इतना ज्यादा लग जाता था, टैक्स इतना ज्यादा लग जाता था कि आप कहीं डिस्करेज हो जाते थे। तो इसलिए जो इंडियन कंज्यूमर्स थे दे वर नॉट फ्री, दे हैड टू परचेज वट एवर वॉज अवेलेबल इन द मार्केट। के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो कुछ परचेज कर रहे हैं, जितना वो प्राइस लगा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट घटिया से घटिया क्वालिटी का ही क्यों ना हो, उन्हें खरीदना पड़ता था। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है कि असर्शन तो ट्रू है बट दिस रीजन इज फॉल्स। ध्यान रखिएगा, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 34, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। की जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी कि हम इंपोर्ट्स कम से कम करें और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा करें, उसे अडॉप्ट किया गया था किन कारणों की वजह से। ऑप्शन ए फॉरेक्स बचाने के लिए, बी अचीविंग सेल्फ रिलायंस, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 35, which of the following statements are not true? First, SSI यानी small scale industries were given protection from big industries. B, concessions were given to SSI. C, government allowed SSI and large industries to produce any type of goods. या D, none. तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है कि गवर्नमेंट ने एसएसआई और लार्ज इंडस्ट्री को कोई भी तरह का गुड बनाने की फ्रीडम नहीं दी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ गुड्स थे, उनका एक तरह से प्रोडक्शन जो था वो रिजर्व करके रख दिया कि केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही उन्हें बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आपका एग्जाम्पल हो सकता है बास्केट वीविंग का, झाड़ू बनाने का। देखो इसमें अगर लार्ज कोई कैपिटलिस्ट प्लेयर उतर जाए तो वो अपनी मशीन से बहुत ज्यादा एक तरह से वो कर लेगा, तो एसएसआई स्टैंड नहीं हो पाएंगी। इसलिए एसएसआई को प्रमोट करने के लिए कुछ सेक्टर्स रिजर्व कर दिए कि यार इसमें लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक। तो एक्सेसिव रेगुलेशन केम टू बी नोन एज, फिल इन द ब्लैंक की क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सो दिस वाज नोन एज परमिट लाइसेंस राज एंड इट प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग एफिशिएंट। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये थे हमारे टोटल 36 क्वेश्चंस इस चैप्टर से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना भूलना मत एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज आने वाले दिनों में ऐसे ही हर चैप्टर जो आपके टर्म वन, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट के लिए मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के एमसीक्यूज में बना के दूं अपडेटेड, ठीक है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।